हाँ पता है, देखिएगा ऊपर लिंक भी भेज दे शायद भाई अगर क्लास लेना चाहे से तो लेगा नहीं लेकिन फिर अब आप लोग ध्यान दीजिए भैया को नोट्स निकाल देखिए पेज नंबर बताना बेटा इंग्लिश में 10 ठीक 10 से कराना है 10 करा दिया मैंने ठीक है तो हमें अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 जो है यहां से करना है। हिंदी में बेटा दिख रहा होगा। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, रूढ़िवादी, ठीक है ना। और रूढ़िवादी या रूढ़िवाद मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा रखा था तो इसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आगे देखिए इन 1815 इसका जो नेक्स्ट नीचे वाला पैराग्राफ वो देखिए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन रसिया नहीं ऊपर से करना पड़ेगा सर। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 शुरू से देखिए। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ conservatives believed that a stabilized traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. 1815 में नेपोलियन ने जो नेपोलियन की हार हुई, नेपोलियन की जो डिफीट है, उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट ने रूढ़िवादी सोच को अपनाया कि जो पहले चर्च था वैसा चर्च फिर से स्टेबलाइज होना चाहिए। जो पहले राजा का शासन था, राजतंत्र था, फिर से राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। और सोशल हायरार्की मतलब कि दादाजी मान लीजिए कि अगर जमींदार थे तो पिताजी भी होंगे, पिताजी के बेटे जी भी होंगे, चाहे बेटे जी के दो हाथ ना, दोनों हाथ से लूल्हे हों बेटे लेकिन फिर भी होंगे क्योंकि दादाजी थे। इसको कहते हैं वंशानुगत संपत्ति। और प्रिविलेज तो एक अधिकार होता है, लेकिन हायरार्की मतलब बेटा जो दादा उसके बाद दादा उसके बाद पिताजी उसके बाद बेटा उसके बेटा का बेटा वो चलता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है उसको हायरार्की कहते हैं। सो मोस्ट conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. सारे के सारे रूढ़िवादी ये नहीं चाहते थे कि क्रांति से पहले का जो फ्रांस था या यूरोप था वैसा ही फिर से बना दिया जाए, जैसा कि लुई 16 का समय था, राजा का समय था, वैसे सब लोग इसके ऊपर राजी नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे और कुछ लोग नहीं चाहते थे। देखिएगा, rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the evolution of feudalism, and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे, मतलब चाहते थे कि पुराने समय में जैसा शासन था, जो समाज था, जो व्यवस्था थी वैसी आ जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, आजाद क्रांति से पहले या रेवोल्यूशन से पहले जैसा फ्रांस था या समाज था हमें वैसा नहीं बनाना। लेकिन नेपोलियन ने जो सुधार किए थे कानून में और इकोनॉमी में जो सुधार किया था, करेंसी में सुधार किया था, जो भी रिफॉर्म्स किए थे, हमको क्या करना है कि वैसे रिफॉर्म्स को या मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना है, चीजों को आधुनिक बनाना है, नए तरीके से उसको पेश करना है। रहेगा तो मोनार्च राजतंत्र की ही स्थापना करनी, लेकिन ऐसा राजतंत्र जो ज्यादा मजबूत हो,
जिसमें नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा ताकतवर हो। ठीक है। That modernization could be in fact strengthen traditional institution like monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy ऐसी हो। देखिए पहले क्या था, अर्थव्यवस्था में कुछ एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हीं को अधिकार थे कि भैया आप ही इंडस्ट्री लगाएंगे, सब लोग नहीं लगा सकते। तो हुआ ना, विद्रोह हुआ उस बात को लेके। तो ऐसी इकोनॉमी हो जो डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि चौतरफा, बहुमुखी, लिखा होगा बहुमुखी अर्थव्यवस्था, मतलब कि सब लोगों को उसमें अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। समझ रहे बात को? ऐसी इकोनॉमी हो। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो नौकरशाही हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो प्रभावी काम करे, कम घूसखोर हो, ज्यादा ईमानदार हो और अपना काम अच्छी तरह से करे। और साथ ही साथ राज्य की जो शक्ति है, आर्मी, वो भी मॉडर्न हो, नए नए वेपन्स उनको मिले, इस तरह का सिस्टम कुछ बनाया। फ्यूडलिज्म और सर्वडम मतलब कि जो जमींदारी प्रथा थी और जो बेटा ये क्या कहते हैं सामंतवादी सिस्टम था, उसको समाप्ति की जाए, क्योंकि उससे देश का विकास रुकता है। इस तरह का मोनार्ची रूप में वो बनाना चाहते। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। बेटा प्रसिया जो है ना, इसको जर्मनी जो अभी हम जिसको कहते हैं, उसको जब तक जर्मनी का एकीकरण या यूनिफिकेशन नहीं होता तब उसको प्रसिया कहा जाता था। ठीक है, प्रसिया लिखा होगा जर्मनी। जब फ्रांस के ऊपर देखो, नॉर्थ में ऊपर नहीं दिख रहा हूं, लाओ मैप लाओ, दिखा ना? हाँ वही वही, तो जर्मनी ही है अभी, वही जर्मनी है ना, रशिया पहले बोलते थे उसको। सो 1815 में यूरोपियन पावर्स ने में कौन थे? ब्रिटेन, रसिया, अभी ब्रिटेन जानते हैं, रसिया भी आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि स्विट्जरलैंड के आसपास है, ऊपर ही, इटली के ऊपर, बहुत अलग है। ऑस्ट्रेलिया बेटा कॉन्टिनेंट है, एक देश भी है, और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है। Who had collectively defeated Napoleon made a Vienna to draw up a settlement for Europe. ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की चारों के चारों देश की सेनाएं मिली और नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध करके नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में वाटरलू के बैटल में हराया। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था उसमें हराया। और अब उसको हराने के बाद पूरे यूरोप को किस तरह से, कौन कौन इलाके किसको मिलेंगे, इसको रिसेटलमेंट किया गया, बंटवारा किया गया। देखिए, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द, हाँ तो वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है उसको वियना कहते हैं, वियना। बस मेरे चार कंट्री का नाम मैंने लिया ना, तो ऑस्ट्रिया जो यूरोप की का एक देश है उसकी राजधानी वियना है, और वियना में ही एक मीटिंग बुलाई गई नेपोलियन को हराने के बाद, एक कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पे बहुत सारे निर्णय लिए गए। वो क्या था देखिएगा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मैटरनिक, अंडरलाइन करिएगा, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, इसने उस मीटिंग को होस्ट किया, मतलब कि उसकी मेजबानी की, क्योंकि उसी के देश में हो रहा था। बात समझ में आ रही? आगे, द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. वियना में 1815 में वियना की जो संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 में वियना की संधि, अंडरलाइन करते जाइए। यहां पे क्या निर्णय लिए गए? पहला निर्णय या डिसीजन ये था कि बॉर्बन वंश जो था, डायनेस्टी थी, उसको दोबारा फ्रांस में ड्यूरिंग द फ्रेंच वाज रिस्टोर्ड द पावर, उसको दोबारा, जिसको एक सेकेंड, बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच, फ्रांसीसी क्रांति के समय बॉर्बन डायनेस्टी या बॉर्बन वंश, जिसका राजा लुई 16 था,
जिस राजवंश का था उसको हटा दिया गया था। अब इस वियना ट्रीटी के बाद क्या हुआ कि दोबारा उसी वंश के आदमी को वहां का राजा बना दिया गया। बात समझ में आई आपको? किसको? कजन, कजन कह सकते हैं, या उसके कुंबे का अपना जो भी भाई बंधु रिलेटिव्स जो भी हो उसको बनाया गया। बात समझ में आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन इलाकों को कॉन्कर किया था, जीता था दूसरे देश में फ्रांस के अलावा, उन सारे के सारे इलाकों को फिर से फ्रांस से अलग करके अलग कर लिया गया और अपने में बांट लिया गया। 4 देशों ने, रसिया, ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। जी, एनेक्स मतलब विलय करना, मिला लेना, मतलब एक दूसरे के देश के वोट लेके। हाँ, इसको बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जैक्ट वर्ड हड़पना होता है। हड़पना समझते हैं? ठीक सर। A series of states was set up of the boundaries of France to prevent French expansion in future. ठीक है, ये भी अंडरलाइन करिए। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को वहां बसाया गया, स्टेबलाइज किया। कहां? फ्रांस के बॉर्डर पे, ताकि फ्रांस को रोका जाए। अब अगर फ्रांस का कोई राजा है फिर से अपना राज्य का विस्तार करना जाए तो उसको रोक दिया जाए। उसके बॉर्डर पे ही छोटे छोटे स्टेट बसा दिए गए। 10 एक्सपेंशन मतलब इन फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में फ्रांस अगर चाहे अपने राज्य का विस्तार करना, उसको और फैलाना चाहे, तो फ्रांस को रोका जा सके। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। आप अगर मान लीजिए, उम्मीद ऐसा है कि कंझावले का जो प्रधान है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, किस बवाना, बेगमपुर, मुंडका, इन सब जगहों पे कब्जा कर सकता है आगे जाके भविष्य में। ठीक है, तो जो दूसरी शक्ति है, वो सबसे अच्छा उपाय ये है कि कंझावला के बॉर्डर के पास ही कुछ बस्तियां बसा दें, जो नजर रखें और इन पे दबाव बनाए रखें कि आप कंझावले से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। भैया कंझावले से बॉर्डर से बाहर जाएंगे तभी तो किसी पे कब्जा करेंगे, अधिकार करेंगे आप। तो उसी तरह फ्रांस के बॉर्डर पे ये बस्तियां, या मतलब कि बस्तियां तो देश है ना, तो स्टेट बसा देगी, छोटे छोटे राज्य। आगे देखो, हमारा तो भैया डीजल ही खत्म हो गया है बॉडी का, बोलने की शक्ति नहीं बची है। 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा आगे अंडरलाइन कर लूं फिर बता। मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं अंडरलाइन करके जल्दी से काम भी करूंगा। तीन महीने बाद, लेकिन आपको पता है सुपरमैन हनुमान का फैन, तो हम लोग कर लेंगे 1.5 महीने बाद जुगाड़। जुगाड़ हो भी चुका है, डिपेंड करता है, 1.5 महीने बाद लग सकती है कोविशील्ड की। कानून के हिसाब से कौन काम करता है? जुगाड़ होना चाहिए आपके पास। नहीं लगाएंगे, हम उनसे पूछने थोड़ी जाएंगे। तो लगाने वाले वही अपने घर के आदमी, तो क्यों नहीं लगाएंगे? क्या बात करते हो यार। अब जो मैं पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें स्टेट्स के नेम है तो थोड़ा सा पजल सा होगा ब्रेन आपका, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आएगा।
मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फ्रांस के बाउंड्री पे अलग अलग तरह के स्टेट्स बसाए गए, ठीक है, ताकि राज्य का विस्तार ना हो सके। नीदरलैंड फ्रांस के जस्ट ऊपर, मैप निकाल के बैठेगा आप लोग केवल, फ्रांस के आसपास देखिए केवल। नीदरलैंड फ्रांस के नॉर्थ में है ना, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, was set up in the north and Guyana, Genoa was added to Piedmont in the south। दिख रहा है? तो ऊपर में नीदरलैंड और साउथ में भी पिडमोंट या जिनोवा, ठीक है, ये बसाया गया। पिडमोंट बेटा एक प्लेटो का नाम है, वहां पे वो एक फिजिकल फीचर है, वो आपको दिखेगा नहीं। जिनोवा दिख रहा होगा या उसमें मैप में नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा हिस्सा है। पर्सिया was given important new territories on its western frontier। जर्मनी को फ्रांस का पश्चिमी क्षेत्र दिया गया, सुनते जाइए, मतलब कि पर्शिया को, ठीक है। नॉर्थ में नीदरलैंड, ठीक है, जो नीदरलैंड किंगडम था और जिसमें बेल्जियम भी उसके साथ साथ था, वो इलाका वहां बसाया गया, उसको मिला। उसके साथ ऑस्ट्रिया जो था, नॉर्दर्न इटली का जो इलाका भी आपको दिख रहा है, उस पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, कॉन्फेडरेशन मतलब कि एक संगठन बनाया था, ग्रुप बनाया था 39 छोटे छोटे स्टेट्स का, वो अभी अनटच था, मतलब उसका कुछ फैसला नहीं। बात समझ में आ रही है यहां तक? इन द ईस्ट और पूरब की तरफ रसिया को पोलैंड पूरा दे दिया गया। पोलैंड का इलाका जो ऊपर है, केवल मैप में दिखेगा आपको, कंटेंट में देखिए, मैप देखिए, पोलैंड कहाँ है और रसिया कहाँ है, दिख रहा होगा। While Persia was given a portion of Saxony, और पर्सिया को सैक्सोनी का एक इलाका दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इलाके अलग अलग राज्यवंशों को या राजाओं को दिए गए, किंगडम्स को, ये इसलिए दिए गए ताकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राज्यवंशों को या किंगडम्स को अटैक करके कॉन्कर किया था, जीता था, उनको दोबारा पावर दी जा सके। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 और ऑटोक्रेटिक, जैसे कि आपको पता है। अब क्या हुआ कि पूरे के पूरे यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अलग अलग राज्यवंशों को हरा करके एक सिस्टम बनाया था, अब उसकी जगह पे क्या हुआ, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के फिर से स्थापना हो गया पूरे यूरोप में, ठीक है। ये ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मतलब मनमाने, ये कैसा शासन चला रहे हैं, राजा क्या शासन कर रहा है, राजा किस तरह से काम करेगा, क्या कानून बनाएगा, इसको कोई आलोचना नहीं कर सकता था, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई क्वेश्चन पूछने का अधिकार प्रजा के पास नहीं रही। बात समझ रहे? हाँ बिल्कुल, ऑटोक्रेटिक शासन हो गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वो सहन नहीं करते थे किसी भी तरह की आलोचना को। अगर मान लीजिए यहाँ पर सरकार खराब काम करती है तो हम आवाज उठाते हैं ना, ऐसा क्यों किया आपने, वैक्सीन ऐसा क्यों कम नहीं लगाया, ये सारी अलग बात। फिर से क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, किसी को कोई बात को लेकर के बुरा भला कहना है, उनकी कमियों को गिनाना, ठीक है, ये होता है क्रिटिसिज्म। और ऑटोक्रेटिक मतलब क्या आपको पता है? मनमाना, स्पेलिंग अच्छा, डिसेंट, ओके, असहमति, हाँ बिल्कुल, क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ना तो आप जो राजा ने ऑर्डर निकाला है, आज्ञा ली है, उससे असहमति जता सकते हो, भैया डिसेंट है, अगर आप असहमति दिखा रहे इसका मतलब आप सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, और ना तो आप उनके खिलाफ कुछ बोल ही सकते। क्लियर है ना? एंड साउथ टू कर्व एक्टिविटीज, और किसी भी तरह की एक्टिविटी या कोई भी अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर भी कर्व है। कर्व मतलब कि रोक। That question the legitimacy of autocratic governments
लेजिटिमेसी मतलब वैधानिकता। अरे कोई सुनता ही नहीं। देखिए बोल रहा हूँ, ये उधर कब कर रहा है, ये बच्ची उधर अपना ऑटोक्रेटिक में डेवलपमेंट में पड़ी हुई है। लेजिटिमेसी मतलब क्या? वैधानिकता, ये है ना। अच्छा तू ढूंढ रही है, अरे ये लास्ट वाला पैराग्राफ ही नीचे बुक मेरे को दिखाना। वैधानिकता है ना, वैधता, वैधानिकता वैधता में ज्यादा ऊपर चला गया हिंदी में, थोड़ा आसान समझ। लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि सरकार वैध है कि नहीं, सरकार कानूनी है कि नहीं, इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। वैधता। So most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, and song, and reflected the ideas of liberty and freedom. अब जितने भी राज्य थे पूरे के पूरे यूरोप में, बात समझ रहे हैं, जो रूढ़िवादी पुराने शासन के ऊपर आए, जहां पे बेटा ये क्या कहते हैं उसको, मोनार्क सिस्टम हुई, राजतंत्र की स्थापना होगी, सारे राजाओं ने, सारे सरकारों ने सेंसरशिप लगा दी, मतलब प्रेस के खिलाफ रोक लगा दिया। आप क्या लिखोगे न्यूज़पेपर में, क्या पब्लिश होगा, आप क्या ड्रामा में, म्यूजिक में, डांस में, जो भी प्रदर्शन में क्या दिखाओगे, सब सरकार के कंट्रोल में। आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी या न्यूज़पेपर में कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर सकते जिससे कि ऐसी भावना जनता में पैदा हो कि सरकार खिलाफ है और जनता विद्रोह कर दे। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। परमिशन बेटा लेके करना था, और परमिशन मिलता भी नहीं था। आप अगर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पहले तो विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं सकते, हाँ, लेकिन अगर आप किसी तरह का न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई भी सम्मेलन, तो उसके ऊपर सरकार की नजर होती थी कि आप कर क्या रहे हो। परमिशन कुछ भी ले गए और वहां पे हल्ला हंगामा कर दिया तो पकड़ के ना कुटाई हो जाती थी। देखिए देखिएगा, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम associated with the French Revolution, the monarchy memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. On the one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. विधि इस तरह की इंग्लिश बेटा समझना है, बात समझ रहे? इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसके लिए तब होगा जो आप इंग्लिश हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती हो, इंग्लिश में भी बेटा जरूर रीड करो। देखिए आपको लिबरल का मतलब तो पता ही होगा, तो समझाइए दीजिए, बोलिए क्या होता है लिबरल, मतलब क्या? जो आप समझते हैं वो बताइए, हमें कोई मीनिंग की जरूरत नहीं। बोलिए बेटा। नहीं, कॉपी पेस्ट। उदारवादी मतलब क्या? अरे बेटे तो छोड़ना उसके मतलब को। लिबरल मतलब उदारवादी, ऐसे सोच वाले जिनकी सोच बड़ी हो, मतलब कि बोले तो, हाँ बिल्कुल बोलो, तुम बोलो क्या करोगे। जिनकी सोच बड़ी हो, सोच बड़ी का मतलब ये हुआ बेटा, आजाद का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिनकी सोच पे कोई कंट्रोल ना हो, और जो सबके साथ समानता, इक्वालिटी की बात करें। लिबरल मैंने पहले पढ़ाया था ना उदारवादी में, हाँ बिल्कुल, 3 तरह की चीजें मैंने बताई थी आपको। लिबरल मतलब जो आजादी की बात करते हैं, तो मोनार्च वाले जो थे रूढ़िवादी, कंजर्वेटिज्म जो थे वो लिबरल तो थे नहीं। लिबरल और कंजर्वेटिज्म दोनों अलग, दो धड़े थे अलग अलग। लिबरल हमेशा आजादी की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, इक्वालिटी या समानता की बात करते थे, और कंजर्वेटिज्म केवल मोनार्च की बात करते थे, कुछ खास वर्ग के पास ही सारे अधिकारों की बात करते थे, और राजा को ही सबसे बड़ा मानते थे, जो चाहेगा वही करेगा, इसी चीज को सपोर्ट करते। ठीक है, पूछना है आपको कुछ? क्लियर है? लिबरल तो आजादी की बात करते हैं, किसी तरह की आजादी नहीं है, राजा के अंडर में ही सब कुछ होगा, राजा जो चाहेगा वही होगा, राजा ने जो बोल दिया वही कानून, वही शासन, वही सरकार।
बिल्कुल। तो अब फ्रांस में भी बेटा राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, यूरोप के सारे देशों में भी मोनार्क सिस्टम आ गया था। सुन भी लो बेटे प्लीज यार, मैं सुनता नहीं कोई। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे केवल राजतंत्र या मोनार्क की बात होगी, वहां पे लिबरल लोग भी थे जो अभी भी, जिनके अंदर फ्रांसीसी क्रांति और आजादी की जो बातें थी वो लेकर के चलते थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो चिंगारी थी क्रांति। वो राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, और उन्होंने देखो अपना काम कैसे किया। अब हम बात करेंगे द रिवोल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारी, यही है ना। ये क्रांतिकारी कौन थे और काहे की क्रांति भाई? क्रांति, रेवोल्यूशन मतलब की क्रांति, किसी ना किसी चीज के खिलाफ ही तो क्रांति करोगे। आपको घर में आपने मांगे मम्मी से 100 रुपए, भाई बर्थडे थोड़ा पार्टी तो बनता है, आपको नहीं मिले 100 रुपए तो सीधे उठाया तकिया फाड़ दिया, यह है क्रांति, है ना। मेरा भाई था बड़ा, तो उसको अगर कोई चीज नहीं मिलती थी ना, सीधे उठाएगा मटका लेके फोड़ देगा, ये बर्तन फेंक देगा। ऐसे नहीं बच्चे होते हैं कुछ घर में, तो वो क्रांति। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब, गुड़िया पेंसिल हाथ में रखा करो, नहीं है तो यहां से ले लिया कर, इसमें 10 बच्चों के खोस रखे हैं मैंने, कोई भी उठा सकते। रिप्रेशन का मतलब दमन होता है, किसी को दबा देना, फोर्स, बाय फोर्स किसी को दबा देना। दमन समझती हो क्या होता है? दमन समझती हो क्या होता है? नहीं, दमन का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई आवाज उठा रहे हैं, तो कोई आपको है ना ताकत से अपनी शक्ति के द्वारा आपको दबा दे। जैसे ज्यादा बोलेगा इसको ऐसे पकड़ के बुद्धि चमका देंगे, तो इसको दमन कर, आवाज बंद कर देना, किसी की आवाज को बंद कर देना। अब केला खिला के या समोसे खिला के नहीं, मुक्का मार के। जैसे बेटा मान लो अंग्रेजों के जमाने में जब यहाँ पे कोई आवाज उठाई जाती थी तो कैसे लाठी चार्ज हो गया, पुलिस ने फायरिंग करके डरा के धमका के दबा दिया, उसी को रिप्रेशन या दमन करते। तो रिप्रेशन बेटा हमेशा क्रांति के लिए यूज होता है, दमन क्रांति का होता है इंसान का। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जो भी लिबरल लोग थे, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे, वो लोग अंडरग्राउंड रहते थे, वो ओपन आके काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सरकार दमन कर देगी, अरेस्ट कर सकती है ना, गिलोटिन करा देगी। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. क्रांतिकारी समझते तो होंगे क्रांतिकारी। बहुत सारे बेटे ऐसे ग्रुप्स थे, सोसाइटीज थी, जो लोगों को क्रांति की शिक्षा देते थे और क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते थे। बोलते थे कि ये आपके राइट्स, अधिकारों का हनन है, ये सरकार आपके राइट्स को छीन रही है, आपको आवाज उठानी चाहिए। बात समझ रहे? So, to the revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. यहाँ पे जैसा कि आदरणीय शिवाजी ने बोला कि रिवोल्यूशनरी का मतलब, क्रांतिकारी का मतलब क्या, जो क्रांति करते, लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारी का मतलब क्या? 1815 की वियना संधि के बाद, ठीक है, ये जो क्रांतिकारी थे, ये जो क्रांति भी किस चीज की क्रांति थी और ये क्या क्रांति थी, वो क्रांतिकारी थे। ये क्रांतिकारी वो लोग थे जो राजतंत्र या मोनार्च के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे और राजतंत्र को खत्म करके आजादी, लिबर्टी और स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें सब लोगों को बोलने की, जिस तरह पहले से जो डेमोक्रेसी में होता है उस तरह की आजादी मिले। हाँ बिल्कुल, रिवोल्यूशनरी ये क्रांतिकारी वो थे जो कि मोनार्च के खिलाफ आवाज उठा रहे। मैंने पूरा पढ़ा है लाइन वाइज, मैं आप लोग को मौका दूंगा पूरे चैप्टर का खुद से सेल्फ नोट्स एनसीईआरटी से बना के लाने का, इस बुक की हेल्प से देखते हैं क्या बना के ला सकते हैं। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe
मैजीनी। इटली में बेटा एक ऐसा ही क्रांतिकारी था जिसका नाम था गियुसेप्पे मैजीनी। ठीक है, इटली में जो क्रांतिकारी, सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का सरदार था, लीडर था, मैजीनी, याद रखिएगा। Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1821 for attempting a revolution in Liguria. ठीक है, he subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy, या अंडरलाइन करिए, यंग इटली जो थी मार्सेल्स में, यंग इटली की स्थापना गियुसेप्पे मैजीनी ने मार्सेल्स में की थी। ये क्वेश्चन आएगा आपके 10th के बोर्ड में, किस चक्कर में आप लोग। यंग इटली की स्थापना एस्टेब्लिश किसने की थी सोसाइटी को? यंग इटली एक सोसाइटी थी, एक लोगों का ग्रुप था जहां क्रांति के लिए लोगों को उत्साहित या प्रोत्साहित किया जाता था, क्रांति का प्रचार किया जाता है, रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाता है। अरे रुक जा, हमारे बीच में बैठ गया भाई, रुक जा 2 मिनट ना भाई। ये बेटा स्टेट है, एक इलाका था, एरिया, यहां पर की थी। ठीक है, यंग इटली एक ग्रुप था बेटा, जिसको सोसाइटी कहा जाता है ना, सीक्रेट सोसाइटी, मतलब कि गुप्त समाज, एक गुप्त ग्रुप था, मतलब कि हिडन ग्रुप था, जो कि ओपनली आके काम नहीं करता था। एंड देन यंग यूरोप इन बर्नी, और यंग यूरोप की भी स्थापना बर्न में की गई थी, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. यहाँ पे यंग यूरोप में वो लोग थे जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन सारे स्टेट्स के थे, ये लोग भी इस सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहे थे। मैजीनी बिलीव्ड, अंडरलाइन करिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैजीनी विश्वास करता था, मैजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पाथवर्क of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Okay? Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him the most dangerous enemy of our social order. देखिए, जो मेजिनी चचा थे, मेजिनी मामा जी, सॉरी, माँ से मेजिनी, में से मामा जी, हम लोग अपने घर का बना लेते हैं, महान आदमी थे। मेजिनी मामा जी जो थे, वो ये कहते थे कि इन भगवान ने हम लोगों को, इसी मानवता को इसलिए बनाया है, ये इटली बिखरनी नहीं चाहिए, हम सारे भगवान के बनाए गए हैं, सारे इंसान हैं, तो ये उसी स्टेट का, ये उसी स्टेट का, ये वहां का, ये यहाँ का, ऐसा सब लोग एक होके रहे, सब इंसान है तो सब एक है, तो हम लोग एक है, कोई ये नहीं किसी स्टेट का है, कोई उसी स्टेट का, ऐसा नहीं। तो गियुसेप्पे मैजीनी ने ही, जो इटली का था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया, एक सीक्रेट सोसाइटी या एक गुप्त समाज बनाया, नाम की संस्था बनाई, उसी ने सबसे पहले एकीकरण, तो मतलब इटली का एकीकरण, मतलब जो छोटे छोटे राज्यों में बेटा बटा हुआ था, उसको जोड़ करके एक बना दे। अब इटली कहा जाएगा ना, कि ये स्टेट वो स्टेट नहीं, जैसे बेटा भारत कहते हैं ना 28 स्टेट है, समझ रहे? तो एकीकरण या इंटीग्रेशन, ठीक है, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन की बात हुई, और इसी के बेसिस पे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में भी सोसाइटीज बनी। और मैजीनी ने कहा, मैजीनी ने बिना किसी भी शर्त के राजतंत्र का खुल्लम खुल्ला विरोध किया।
मेजिनी ने राजतंत्र का खुल्लम खुला विरोध किया कि राजतंत्र नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अलग वहां पे अलग अलग पर्सन थे, अलग अलग लीडर थे जिन्होंने मेजिनी से इंस्पायर होकर के यंग इटली से इंस्पायर होकर के अपने अपने देशों में भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना इन द ईयर ऑफ 1815 पूरे के पूरे यूरोप में हर जगह हर देश में राजतंत्र की स्थापना होगी। तो सारी जनता खुद चाहती थी कि राजतंत्र हट जाए, मोनार्क सिस्टम हट जाए, और इसलिए जिस तरह इटली में यंग इटली की स्थापना हुई, हाँ, जर्मनी में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में, हर जगह। मैटरनिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि मैटरनिक कौन था। अरे वाह, दैट्स लाइक अ कॉन्फिडेंट गर्ल। मैटरनिक निच क्या होता है? ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था भैया जी। वियना कांग्रेस, वियना कैपिटल थी ऑस्ट्रिया की, और वियना कांग्रेस हुआ था जहां 1815 में वियना ट्रीटी हुई थी, उसको होस्ट किया था उसने, उस सम्मेलन को। बहुत अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता तू बता पाएगी, लेकिन अच्छा किया था। तो ड्यूक मैटरनिक वहीं का चांसलर, चांसलर मतलब बेटा एक तरह का राष्ट्रपति। उसने कहा था कि ये जो यूसिपी मेजिनी है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है सामाजिक ऑर्डर का, सोशल ऑर्डर का के लिए सबसे बड़ा खतरा है इमेजिनी। इस इमेजिनी मामा जी के खिलाफ उसने षड्यंत्र रचा। और क्या षड्यंत्र था बाद में बताया जाएगा। तो बेटा शत्रु, खतरा, दुश्मन, जो भी समझे। तो मैं क्या अपने से बोल रहा हूँ? तो यहां तक आपने समझ लिया, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो मेन जो पॉइंट था ना, अब हिस्ट्री बेटा सब पढ़ते हैं, समझ रहे? आपने कभी हिस्ट्री से पढ़ी है? कभी देखा भी नहीं हुआ ऐसा, आपने ट्राई भी नहीं किया होगा। ये एड्रेस समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलना जान दे, हवान दे, कहते हैं ना हम लोग, छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे, 2 क्वेश्चन रट लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो टैलेंट पैदा नहीं हो सकता ना। नॉलेज का कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई लिमिट नहीं कितनी नॉलेज लेनी है, जितना चाहो लो। और लाइफ दोबारा मौका कभी किसी को नहीं देता है। समय है ना, मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह होता है, फिसल गया तो फिसल गया, दोबारा नहीं आएगा, ये फिसलता जाएगा, हर बार निकलता जाएगा। और जितना कस के इसको पकड़ना चाहोगे, ये और तेजी से फिसलेगा। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अभी बहुत कम यंग एज की हो आप, अभी जो चाहे नॉलेज ले सकते हो। आपके अंदर है ना वो बर्निंग डिजायर दिखनी चाहिए। हम तो सिखाने के लिए मर रहे हैं भाई।